हेलो बच्चा पारी व्हाट्सअप, क्या हाल है आप सबके। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द मिस्टी क्लासरूम। कैसे है मेरी ओजी गैंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जहां पे मैं क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी के एसएसटी के हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी तक हमने ज्योग्राफी को अच्छे से समझ लिया, हिस्ट्री को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी तरफ, इकोनॉमिक्स की तरफ। अब भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है, बड़ा सिंपल वे में इजीली एक्सप्लेन करूं आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके फादर आपको देते हैं दिन में आज 1000 रुपीज, एंड वो 1000 रुपए देख के आपको आ जाता है मजा, अरे भैया मजा आ गया, आज 1000 रुपए मिल गए, पापा ने दे दिए। अब उन 1000 रुपए से, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने यहां पे दिए कितने आपको, 1000 रुपीज। यहां पे आपको मिलते हैं 1000 रुपए। अब उस 1000 रुपए से आपके मन में आते हैं बहुत सारे थॉट्स कि उन 1000 रुपए को मैं कहां कहां खर्च करूं। आप सोचते हो क्यों ना इन 1000 रुपए से मैं अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी करूं, मस्त मस्त एंजॉय करेंगे, मस्त मजा आएगा। आप सोचते हो नहीं नहीं पार्टी छोड़ो, मैं क्यों ना मूवी देखने जाऊं। या फिर आपके मन में थॉट आता है नहीं यार, इन 1000 रुपए को मैं अपने सेविंग कर लेता हूं, मेरे को एक नया फोन लेना है। या आप सोचते हो इन 1000 रुपए से क्यों ना मैं एक बुक्स लेके आ जाऊं अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसे कई सारे थॉट्स आपके मन में आते हैं, लेकिन आप क्या इन 1000 रुपए से इन सारी चीजों को खरीद सकते हो? पार्टी कर सकते हो, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो, मूवी देख सकते हो, या फिर फोन के लिए पैसे बचा सकते हो? नहीं ना। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके पास 1000 रुपए लिमिटेड है। यानी कि आपको समझ में आता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन हमें इन लिमिटेड रिसोर्स से ह्यूमंस को अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, विच इज नॉट पॉसिबल। सही बोल रहा हूं? हमें लिमिटेड रिसोर्स से हमारी इतनी सारी वांट्स, इतनी सारी डिजायर्स हैं, क्या हम सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे चीजों को चूज करना स्टार्ट करेंगे, कि प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करेंगे। भैया हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आप सोचोगे मेरे लिए फोन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेरे लिए बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो इन 1000 रुपीज को मैं दो जगह इन्वेस्ट करूंगा। 500 रुपीज सेव करूंगा और बचे हुए पैसों से मैं अपने लिए कुछ बुक्स लेकर आऊंगा। तो आप ऐसे स्मार्टली वर्क करोगे। क्या आप सारी चीजों के साथ एक साथ कर सकते थे? नहीं। तो यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस निकल के आता है कि किस चीज को आपने प्रायोरिटाइज करा। साथ ही साथ आप समझे स्कैरसिटी का मतलब। अभी जस्ट अभी आप इकोनॉमिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट समझ गए तुरंत, यानी कि आपको समझ में आएगा कि जो इकोनॉमिक्स है वो एवरीडे ऑफ लाइफ का पार्ट है हमारे, यानी कि हमारे आम जीवन का पार्ट है इकोनॉमिक्स। ओके, क्लियर है? तो इसी के साथ आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है, बड़ा मजा आएगा। दिल थाम के बैठो और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलेगा, समझ में आएगा व्हाट डज इकोनॉमिक डील विथ। हमें समझ में आया कि इकोनॉमिक डील किससे सकता है। व्हाट आर द की क्वेश्चन इन द इकोनॉमिक्स, हमें समझ में आया कुछ इंपॉर्टेंट की क्वेश्चंस। की क्वेश्चंस कौन से? कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि हम लोगों के लिए क्या, किन किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें। ये सारी चीजें निकल कर आएंगी की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दीज क्वेश्चंस हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करें, इफ यू हैड टू चूज, वुड यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स और सेव फॉर द न्यू पेयर ऑफ शूज if your school library had only 5 copy of new story book and 20 student want to read it, who should get the book first? ऑब्वियस सी बात है। यानी कि सपोज आपके स्कूल की लाइब्रेरी में एक 5 बुक्स रखी हैं बस, और 20 बच्चे उस बुक को लेने आ जाए, तो किसको बुक मिलनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जिस इंसान के लिए वो बुक लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है उस इंसान को ये बुक मिलनी चाहिए। कैन द स्टूडेंट शेयर देम और शुड द स्कूल बाय मोर कॉपीज? Which type of crop should farmers grow based on the condition of the soil, rainfall and market demand? हम देखेंगे कि फार्मर्स भी जो होते हैं, फार्मर्स भी कुछ ऐसी प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं करते हैं। क्या आप एज अ फार्मर कुछ भी अपनी जमीन पे अपने मन के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं। आप पहले देखोगे कि उस जमीन की सॉइल की कंडीशंस कैसी हैं। आप समझोगे कि ये सॉइल फर्टाइल है। आप समझोगे मार्केट में क्या डिमांड है। सपोज फॉर एग्जांपल, सडनली पोटैटो का राइस जाता है, यानी कि आलू का दाम बढ़ता है मार्केट में। तो फार्मर सोचे कि ना आलू का प्रोडक्शन स्टार्ट करूं मैं, मेरी जो मिट्टी है वो आलू के लिए एकदम सुटेबल भी है, क्लाइमेट भी सुटेबल है।
तो मार्केट डिमांड से भी चीजें फ्लक्चुएट होती रहती हैं किसके, लोगों के दिमाग में। हमें साथ ही साथ देखने को मिलेगा, शुड द एंटरप्राइज एम्प्लॉय मोर लेबर और कैपिटल टू प्रोडक्शन। हमें देखने को मिलेगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो रिस्क लेता है। क्या वो इंसान लेबर इंटेंसिव काम करे, यानी कि अपने अंडर लोगों को रखे, या वो मशीनों का यूज करे, ये सारी भी चीजें किससे डिटरमाइन होती हैं, मार्केट की वजह से। They are not a random question, rather these are the example of economic choice that individual enterprise and government have to make। अब बात करिए मार्केट। मार्केट क्या होता है सर जी, गुरु जी मार्केट बता दिए भैया, मार्केट बताओ मार्केट क्या होता है। मार्केट बात करूं, प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। बड़ा सिंपल सा है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे सेलर अपने सामान को बेचता है, कंज्यूमर अपने सामान को खरीदने जाता है। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में आपको चीजें खरीदती हुई देखने को मिलेंगी, चीजें बिकती हुई देखने को मिलेंगी, कहां पे, मार्केट जैसे प्लेस में। इट कुड बी फिजिकल मार्केट और द वर्चुअल वन ऑन द इंटरनेट। फिजिकल मार्केट जैसे आपके घर के आसपास का मार्केट, और द वर्चुअल मार्केट जो हमारा अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा वर्चुअल मार्केट। बहुत अच्छी। आगे बात करूं, सम ऑफ आवर प्रेफरेंस आर नीड, यानी कि हमें देखने को मिलेगा सम ऑफ आवर प्रेफरेंस आर नीड सच एज एस्टिमेट essential like food, water and shelter, while other are wants like gadgets, vacations and luxury items। अब यहां पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है नीड एंड वांट का। अब नीड एंड वांट देखो, यानी कि यहां पे क्या लिखा है, नीड्स एंड वांट्स। मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे सुनना, आपको समझ में आएगा कि एक इंसान की बेसिक नीड क्या है। वी ऑल आर द ह्यूमंस, हम सब एक हम एक नॉर्मल इंसान है। हम लोग की बेसिक नीड क्या है कि भैया खाना मिल जाए, खाने के साथ साथ एक रोटी कपड़ा मिल जाए, एक छोटा सा घर हो जहां पे हम आराम से रह पाए, और साथ ही साथ एक शेल्टर हो जहां पे खाना पीना, घर मकान सब कुछ हमें मिलता रहे। यानी कि हमें खाना, मकान, थोड़ी बहुत बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन नहीं, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक एजुकेशन नहीं बोलना चाहिए, एजुकेशन, एक बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिल जाए, और साथ ही साथ कपड़े मिल जाए। तो ये ह्यूमंस की नीड है, यानी कि हम ह्यूमंस की नीड ये है कि जिससे हमारी लाइफ यहाँ पे, अगर ये सारी चीजें हमारी लाइफ में, कि आपको लगता नहीं है कि हमारी लाइफ अच्छे से जा सकती है, हाँ हम लोग जी सकते हैं अपना जीवन, कोई ऐसा इशू नहीं आएगी। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है वांट्स का। अब वांट्स जिसको मैं डिजायर भी बोल सकता हूं, लालच भी बोल सकता हूं। अब इंसान को क्या है, एक छोटा सा घर मिल गया, मान लो उसको एक ये वाला कैटेगरी घर मिल गया। अब उसको ये छोटा घर मिला है, पर उसको चाहिए ये वाला बड़ो बंगला। एक छोटे से घर के बाद उसकी डिजायर बढ़ जाएगी ना। इंसान के पास जो एक प्रेजेंट टाइम पे है, फॉर एग्जाम्पल, एक, जैसे कि एक बंदा है, वो सोचता है कि यार मेरे पास एक घर आ चुका है, क्या वो सोचेगा कि मैं वापस झोपड़ी में जाऊं, नहीं, वो सोचेगा यार मेरे पास घर आ गया, मेरे को चाहिए पेंट हाउस। तो इंसान की डिजायर्स बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है। साथ ही साथ अगर उसका नॉर्मल ये सब चीजें हैं, वो सोचेगा यार मेरे पास एक लग्जरी फोन होनी चाहिए, लग्जरी घड़ी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए ऐश करने को, कॉस्मेटिक का सामान होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए लड़कियों के लिए। यानी कि हम ह्यूमंस की डिजायर्स कभी खत्म नहीं होंगी। इवन महात्मा गांधी भी जी बोलते हैं, आप कभी देखिएगा, महात्मा गांधी बोलते हैं कि ह्यूमन, यानी कि इस वर्ल्ड में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम लोग की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करें, लेकिन आप कितने भी रिसोर्सेज बढ़ा लो, लेकिन इंसान की ग्रीड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि इंसान की लालच कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, महात्मा गांधी बोलते हैं। तो यही चीज सेम आपकी इकोनॉमिक्स बताती है कि हमारी नीड सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड निकल कर आती हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम आगे देखें तो जैसे कि नीड एंड वांट्स में आपको कंप्लीट डिफरेंट देखने को मिलेगा। नीड क्या है, खाना पानी घर, बेसिक हेल्थ, और क्या बोलते हैं कपड़ा मकान। लेकिन ये सब क्या है, हमारी प्ले स्टेशन, भाई प्ले स्टेशन तो वांट्स है यार सबकी, है ना सबको पसंद है प्ले स्टेशन, एंड आई होप जितने भी बॉयज इस लेक्चर को देख रहे हैं कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे साथ। प्ले स्टेशन पर अभी नहीं लेना है प्ले स्टेशन वगैरह, लाइफ में टाइम आता है, और जब टाइम आएगा तब लेना प्ले स्टेशन, वरना अभी से प्ले स्टेशन लेके गेम खेलना स्टार्ट कर दोगे ना, तो नाइन्थ में हो भैया, करियर खराब हो जाएगा। अब यहां से हमारी कॉन्सेप्ट निकल के आता है चॉइस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीजों की चॉइस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसका एग्जांपल लेके चल रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्या, 1,000 रुपया, जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, कि 1,000 रुपया को समझो आप क्या, हमारा एक रिसोर्स, क्या समझो, एक रिसोर्स की तरह समझो। 1,000 रुपीज हमारे हैं रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज की वजह से हमें यहाँ पे जो हमारी वांट्स है, दो हमारी वांट्स हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड।
तो अनलिमिटेड वांट्स को तो हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्स है हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा किसका, चॉइस का। हम चीजों को चूज करना स्टार्ट करेंगे हमारी प्रायोरिटीज के हिसाब से। ओके, क्लियर है। तो अगर रिसोर्स की बात करूं, रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, यानी कि रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रिसोर्सेज क्यों चाहिए होते हैं, कि ह्यूमन की बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाए, ह्यूमन की जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। बात करेंगे एक बार रिसोर्सेज को भी देख लेते हैं। रिसोर्सेज आपके कई तरह के हो सकते हैं, मैन मेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों रिसोर्सेज आपको लिमिटेड देखने को मिलेंगे। मैन मेड रिसोर्स जैसे कि आप समझ सकते हो कि एआई का सर्वर, एआई का सर्वर हम बोल सकते हैं, और बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, ये सब क्या है, मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स लाइक जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, ये सब क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्स, यानी कि factors used for the production of good and services. These can be our natural waters, coal and our human meats like capital और techniques. तो यानी कि रिसोर्सेज की दो कैटेगरीज निकल के आती है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। रिसोर्सेज सिंपल है कि जो हमारा रिसोर्स है उसके हमें दो कैटेगरीज निकल के आएंगी, एक होगा आपका क्या, नेचुरल, एक क्या होगा आपका, और नेचुरल, एक हो क्या होगा आपका ह्यूमन मेड, क्या होगा आपका, ह्यूमन मेड। यानी कि जो रिसोर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल होते हैं और ह्यूमन मेड होते हैं। वही नेचुरल बड़ा सिंपल सा है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे आपका क्लाउड, ए सॉरी, कोल, सॉरी आई एम जनरली सॉरी, कोल। और साथ ही साथ आपको देखने में कोल के साथ साथ जैसे फ्रेश वाटर, जो हमारे लिए पीने के लायक पानी है। साथ ही ह्यूमन मेड रिसोर्स जैसे कि हम कह सकते हैं मशीन्स, कैपिटल्स, कैपिटल्स, मशीन्स, ये सब क्या है कि एक ह्यूमन रिसोर्स है। ओके, अब हम बात करें, जैसे कि आपने 8th क्लास में जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, यू हैव लर्न्ड अबाउट फैक्टर्स टू प्रोडक्शन। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ा है ना, इससे पहले आप सबने पढ़ा होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसे कि हमारा लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और टेक्नोलॉजी होता है। यानी कि जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या निकल के आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि जमीन के ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक फैक्ट्री लगाएंगे, उसके ऊपर हम क्या, लेबर का यूज करेंगे, साथ ही साथ हम कैपिटल, कैपिटल हम जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मशीन्स वगैरह, पैसा वगैरह लगाना, और टेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न मशीन्स का यूज करना उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए, विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें देखने को मिलेगा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसका यूज किस लिए करा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। ओके, हाउ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। हमें देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है और साथ ही साथ जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। ओके, दे कैन बी मेनी अल्टरनेटिव्स यूज सच एज all allocating money to buy fruits or pair of shoes. Not just the household economics also have decide how to use their scarce resources. यानी कि in the best possible way meeting the unlimited wants and improve the people quality life. हमें देखने को मिलेगा कि humans प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई करें। साथ ही साथ फॉर एग्जांपल इन द पिक्चर 8.2 शोज द अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्टील। यानी कि फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्टील। और फॉर एग्जांपल जो हमारा स्टील है, स्टील का मैन्युफैक्चर हमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्टील का यूज हमें कहां पे, रेफ्रिजरेटर में बनाते हुए देखने को मिलेगा। When one alternative is chosen, the other option are given up. अब एक बात यहां से निकल के आती है, एक चीज, एक टर्म निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बात समझ लो मेरे साथ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर अ फार्मर, चलो आप फार्मर हैं, एंड एक फार्मर को हम दो ऑप्शन लेते हैं कि एक मेरा स्टूडेंट है, मान लो चिंटू। ओके, ये हमारा कौन है, चिंटू। अब चिंटू हमारा एक फार्मर है। अब चिंटू के पास दो ऑप्शन है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू अपने खेत में या तो वीट का प्रोडक्शन कर सकता है, या तो चिंटू हमारा वीट के साथ बार्ले, बार्ले क्या होता है बच्चा, बाजरा, बार्ले का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी चिंटू के पास हमने दो ऑप्शन दिए कि या तो वीट उगा ले भैया, या वो बार्ले उगा ले। अब एक बात सुनना, चिंटू के पास दो ऑप्शन है अपने जमीन पे उगाने के लिए, लेकिन एक इश्यू यहां से निकल के आता है कि उसके जो रिसोर्स हैं। अब रिसोर्स क्या भैया, यहां पे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, लेबर एंड कैपिटल, ये सब क्या है, लिमिटेड है। क्या देखने मिलेंगे ये सारे रिसोर्सेज आपको,
लिमिटेड। यानी कि हमारे पास कई सारे रिसोर्सेज निकल के आते हैं, लेकिन इन सभी रिसोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा कि इन सभी रिसोर्स जैसे लैंड, वाटर, लेबर, कैपिटल, ये सारे रिसोर्स हमें क्या लिमिटेड क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। तो यानी कि जो रिसोर्स हैं ये हमें क्या लिमिटेड देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो अब लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे वो व्हीट और बार्ली दोनों को उगा सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या, अगर वो व्हीट को उगाएगा, अगर वो व्हीट को प्रायोरिटाइज करेगा तो उसका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था, वो था बार्ले। वो अपने बार्ले को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपए है, उन 10 रुपए से आप या तो 5 स्टार खरीद सकते हो या डेयरी मिल्क खरीद सकते हो। अगर आप उन 10 रुपए से डेयरी मिल्क खरीदने जाते हो और आपने 5 स्टार को सेक्रीफाइस करा, तो जो 5 स्टार को आपने सेक्रीफाइस करा वो बन जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड आई होप आप समझे होगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। समझ में आया? अभी एक बार एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलेगा, द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन अप इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जो जिस जिस चीज को हमने गिव अप करा उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि हमारे चिंटू ने जैसे कि खेती करते वक्त, फार्मिंग करते वक्त वीट को प्रायोरिटाइज करा उगाने के लिए, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। वो हर एक चीज को एक्सपेंड नहीं कर सकता, उस सबसे ज्यादा है या तो वीट का प्रोडक्शन करेगा या बार्ले का प्रोडक्शन करेगा। अब जब उसने वीट का प्रोडक्शन करा तो उसके लिमिटेड रिसोर्सेज को उसने यूज करके उसने वीट का प्रोडक्शन करा, उसने बार्ले को सेक्रीफाइस करा। यानी कि बार्ले उसका क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड आई होप यू गाइस गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, क्लियर है? ओके, यहां पे सेम आपको स्टील में देखने मिला कि स्टील में या तो आपने किसमें, स्टील क्या है, एक रिसोर्स है। स्टील एक रिसोर्स है, तो स्टील का यूज या तो आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर में करा। जब आपने स्टील का मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट में करा तो आपने जो रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर है उसने स्टील के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, डिनाई करा है। तो यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा कि ये आपका क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, यानी कि लेट अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। इमेजिन दैट द फार्मर हैज अ पीस ऑफ लैंड एंड कैन चूज टू ग्रो आइदर बार्ले और व्हीट। सेम एग्जांपल है, मैंने आपको ये सेम एग्जांपल इसलिए एक्सप्लेन करा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए। ठीक है, on which limited land and water and labor and farmer must be decide how much each crop to produce, and consider the following table which अरे कहाँ गया, which shows the various combination of quantity of barley and wheat that can be grown by the farmer। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा कौन है, चिंटू। फार्मर के सामने हम चिंटू लगाएंगे, भाई चिंटू है हमारा फार्मर। और कोई चिंटू नाम का रियल देख रहा है अगर इस वीडियो को, तो ये मत समझना कि मैं चिंटू को फार्मर बोल रहा हूँ कि चिंटू गुस्सा हो जाए मेरे से। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जानना चाहता है कि या तो वीट प्रोडक्शन सेल वीट, जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास वीट का प्रोडक्शन करने का ऑप्शन है और बार्ले का प्रोडक्शन करने का ऑप्शन है, लेकिन उसके पास जो लेबर है, टूल्स है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा जो लेबर टूल्स और जो हमारे पास लिमिटेड वाटर है, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में देखने मिले। तो उसके मन में दो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, या तो वो डिसाइड करेगा कि वीट को ग्रो करेगा या तो वो डिसाइड करेगा बार्ले को ग्रो करेगा। चूजिंग वन मीन सेक्रीफाइसिंग द अदर। यानी कि जब वो किसी एक को चूज करेगा, फॉर एग्जांपल उसने वीट के प्रोडक्शन को चूज करा एज कंपेयर टू बार्ले के प्रोडक्शन पे, तो उसने क्या, तो उसने वीट और बार्ले में से किसी एक को चूज करा, तो जो उसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव बनेगा वो उसका क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप यू गाइज गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई तो नहीं, कोई इशू हो तो आई होप ये समझ में आ गया होगा एकदम से कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक चीज निकल के आता है आपका कि वो होता है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आप बहुत अच्छे से डिटेल में जाके समझोगे जब आप 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ह्यूमैनिटीज क्लास 11th में, अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स लेते हो, तब आपको वहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को काफी डिटेल में जाके एलेबोरेट करा जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। मेरी बात सुनना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपके पास दो ही ऑप्शंस रहते हैं, बिकॉज इसके ग्राफ में हमें एक एक्स एक्सिस लेना होता है, एक वाई एक्सिस लेना होता है। जैसे कि ये क्या है, हमारा एक ग्राफ है, तो इसमें हम दो ही ऑप्शंस ले सकते हैं। इसका ये लिमिटेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। अब इस पे हम क्या बोलते हैं, दो ही चीजों को एक साथ ले सकते हैं। या तो हमने यहाँ पे ले लिया वीट, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वीट, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, बार्ले। ओके, अब मेरी बात सुनना आप।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारे पास जो जमीन है वो लिमिटेड है ना, जो हमारे पास पीस ऑफ लैंड है वो लिमिटेड है। उस पीस ऑफ लैंड पे अगर मैं 0 kg का बार्ली का प्रोडक्शन करूं, अगर मैं 0 kg बार्ली का प्रोडक्शन करूं तो 100 kg ऑफ वीट का प्रोडक्शन होगा ना। यानी कि अगर उस जमीन पे मैं बिल्कुल भी क्या बोलते बार्ली का प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं तो 100 kg वीट का प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर उस जमीन पे मैं 25% बार्ली का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो 10% वीट का प्रोडक्शन हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उस बाकी के हिस्से में हमने क्या उगा दिया, वीट उगा दिया। उसके बदले मैंने क्या 10% वीट को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर मैं 50% की जमीन मतलब 50% केजी का बार्ले का प्रोडक्शन करूंगा तो जो मेरा वीट का प्रोडक्शन है वो कितना गिर जाएगा, हमारा 20% गिर जाएगा, तो 70% एरिया में हमारा वीट देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं 75% हमारा क्या किसका प्रोडक्शन करूंगा, मैं बार्ले का प्रोडक्शन करूंगा, यानी 75 kg का मैं बार्ले प्रोडक्शन करूंगा, तो जो 40 kg जो मेरा वीट हो रहा था वो कितना हो जाएगा, 70 से 40 हो जाएगा। यानी कि मेरा वीट का सेक्रीफाइस करूंगा अगर मैं बार्ले का प्रोडक्शन करूंगा। वहीं अगर जब मैं वीट को प्रायोरिटाइज करूंगा तो मुझे बार्ले को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाना चाहता है, आप देखो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये दिखाना चाहता है कि मैक्सिमम हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसके बियॉन्ड जाके प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक आपको एक कर्व दिखाएगा, डिक्लाइनिंग कर्व के फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको, कि इसके आगे जाके हम कुछ ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम यहां पे कुछ ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यहां पे भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें जो प्रोडक्शन करना पड़ेगा ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है विद दीज रिसोर्सेज, यानी कि इन रिसोर्सेज के साथ हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो आ सकता है वो यही आ सकता है। ओके, यानी कि ये जो है ये एक मैक्सिमम प्रोडक्शन शो कर रहा है ये। यानी कि अगर हमारे पास जो पीस ऑफ लैंड में जो हमारे पास जो जमीन है उस पे अगर या तो मैं 100 किलो वीट उगा दूं तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, उससे ज्यादा हो नहीं रहा है उस जमीन पर। यानी कि 0 kg बार्ले के अगर मैं उगा रहा हूं, यानी बार्ले का मैं बिल्कुल ही प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, पूरा वीट का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन आ रहा है। लेकिन अगर बाय चांस मैं बार्ले को भी प्रायोरिटाइज कर रहा हूं, मैं बार्ले को प्रोड्यूस कर रहा हूं 25 किलो, तो 90 किलो वीट का प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन यही आ रहा है, इससे ज्यादा प्रोड्यूस हो नहीं पा रहा है उस जमीन पर। यानी कि ये दिखाना चाह रहा है कि पूरी जमीन पे कितना प्रोडक्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि दिस द कर्व शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम कैसे कितना मैक्सिमम क्वांटिटी तक जा सकता है वो शो करता है, क्या बोलते हैं, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे दो ही गुड्स को एक बार एक टाइम पे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने वीट और बार्ले को लिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे भी ड्रॉ करा है, तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम वीट नो बार्ले। यानी कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा ये हिस्सा है एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, मैक्सिमम वीट नो बार्ले। भाई अगर हम कुछ एरिया में क्या बोलते हैं कुछ एरिया में हम क्या बोलते हैं कुछ बार्ले का उगाते हैं, यानी बाजरे का प्रोडक्शन करेंगे, तब भी हमें वीट का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमें बैलेंस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जहां पे वीट का भी प्रोडक्शन बराबर हो रहा है और बार्ले का भी प्रोडक्शन हमें बराबर देखने को मिलता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पे हमें क्या बोलते हैं कोई भी वीट का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जहां पे हमें बार्ले का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो एफ वाला पॉइंट देख रहे हो आप, ये दिखा रहा है अनअटेनेबल विद अ करंट रिसोर्स। यानी कि ये जो वाला जो प्रोडक्शन का जो हिस्सा दिखा रहा है, यानी कि ये आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन लाइन है, इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दिखा रहा है कि ये जो हिस्सा है अनअटेनेबल, यानी कि जो रिसोर्सेज प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास है उस प्रेजेंट रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन यही कर सकते हैं, ये अनअटेनेबल है, यानी कि यहां तक हम जा ही नहीं सकते हैं। और ये जो ई पॉइंट दिखा रहा है ये दिखा रहा है अन अनडेरोटलाइज रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्सेज का यहां पे आपको फुल यूज देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इनएफिशिएंट यूज देखने को मिल रहा है आपका यहां पर क्या, रिसोर्सेज का। यानी कि अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल यहां कहीं दिखा रहा है तो ये दिखाना चाह रहा है कि अभी हमने रिसोर्सेज को अपने पूरी तरीके से यूज नहीं करा है, जिससे हमारा प्रोडक्शन हमें काफी कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो this is called the production possibility curve, which shows the trade-off between barley and wheat produce as the farmer move from point A to E। हमें देखने को मिलेगा जैसे हमारा फार्मर जो है पॉइंट ए से ई की तरफ जा रहा है ना, तो हमें देखने को मिलेगा दे प्रोड्यूस मोर बार्ले एंड लेसर व्हीट। हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें मेन क्या बोलते हैं, सॉरी वाई एक्सिस यहाँ पे था, हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस यानी कि ई पॉइंट की तरफ जाएगा, ए पॉइंट से किसकी तरफ जा रहा है, ई पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो हमें देख समझ में आएगा कि वो वीट का प्रोडक्शन कम कर रहा है। किसका, वीट का प्रोडक्शन यहां पे कम कर रहा है, वीट का प्रोडक्शन कम कर रहा है और बार्ले का प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है। किसका, बार्ले का प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है। ओके,
However, to grow more barley, some wheat must be sacrificed. This is, however, sorry. However, to grow more barley, some wheat must be sacrificed. This is the opportunity cost to grow the barley. For example, ये इसने क्या बोला कि बार्ले का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बार्ले का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यानी कि उत्पादन, प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो जो वीट है, जो हमारा वीट है, वीट का हमें क्या देखने को मिलेगा, वीट का हमें प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आएगा किसका, वीट का, जिसका हमने प्रोडक्शन गिराया। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ opportunity cost of growing wheat. All the point on the PPC show the maximum output that can be produced through the efficient resources. यानी कि ये जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल है विथ अ लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि ये पॉइंट दिखाना चाह रहा है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन पे जो जा सकते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो जमीन, कैपिटल, लेबर हमारे पास है, टूल्स हमारे पास है, उन सबको यूटिलाइज करके ये मैक्सिमम प्रोडक्शन आ सकता है। इसके आगे आप यहां कहीं नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर आप इसके अंदर हो, तो आप ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने इस ग्राफ के अंदर हो, तो ये शो कर रहा है कि आपने अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को अच्छे से यूज ही नहीं करा, यानी कि अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, इन लोगों को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं करा, क्योंकि आपने अपने मैक्सिमम आउटपुट तक तो अब अभी तक गए नहीं हो। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। ओके, तो इसको हमने काफी ज्यादा डिटेल में समझा, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट था, तो हमने ट्राई करा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उस पर टाइम दें। ओके, बहुत अच्छी। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अगर ऐसा लगता है कि सर ऐसा कोई इश्यू है, मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली कमेंट पर रिप्लाई दूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहां पे एक बार कमेंट में भी। एक जितना हो सकता है मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा, बट इस चीज को यहाँ समझ लेना। अगर इश्यू आ रहा है कोई बात नहीं, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप बता देना, ठीक है। बहुत अच्छे। आगे बात करें, व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील्स विथ, यानी कि व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विथ, हमें देखने को मिलेगा द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकीमोनिया। क्या देखने को मिलेगा, ओकीमोनिया, ओकी ओकिनोमिया। ओकिनोमिया ऐसा ही लग रहा है कोई पोकेमोन का नाम है ना। कोई बात नहीं, इसको याद रखना, ओकिनोमिया एक ग्रीक वर्ड से आता है, ओकिनोमिया, विच टर्न्स द कंपोज ऑफ टू वर्ड्स ऑफ oikos, which usually translated the household and nemen, which be best translated the management। यानी कि एक वर्ड जो ओकिनोमिया है, उसमें आपको देखने को मिलेगा जो वर्ड है ओइकोस। ओइकोस जो है उसका मतलब होता है हाउसहोल्ड, यानी घर गृहस्थी, और जो नेमेन जो वर्ड है उसका मतलब निकल के आता है मैनेजमेंट। कैसे हम अपने हाउसहोल्ड को मैनेज करते हैं, ये उस वर्ड का मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। साथ ही साथ हमें देखना है, सो इकोनॉमिक रेफर द हाउस होल्ड मैनेजमेंट इन द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। यानी कि इकोनॉमिक्स रेफर करता है कि हम कैसे अपने घर परिवार इन सबको मैनेज करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ विथ अनलिमिटेड वांट्स। दिस इज कंप्लीटली इकोनॉमिक्स शो अबाउट। ओके, नॉट जस्ट फैमिली बट ऑल्सो नेशन मस्ट प्लान हाउ टू यूज देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। यानी कि हमें देखने को मिलेगा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये घरों तक सीमित नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारे नेशन तक जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा इंडिया है, इंडिया में भी तो रिसोर्सेज जो हैं, इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो भी तो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज कैसे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर वगैरह महंगे हो गए थे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ना, ये सब क्या है, रिसोर्स है, इनकी डिमांड ज्यादा है, इनका इनका प्राइस बढ़ रहा है। तो कैसे गवर्नमेंट इन सभी रिसोर्सेज को, अरे हट जा, कैसे गवर्नमेंट इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडियन सॉरी, कैसे गवर्नमेंट वगैरह ये सब रिसोर्सेज को मैनेज करती है। तो ये सब चीजें नेशनल लेवल पे भी हमें देखने को मिलती है। ओके, सो इकोनॉमिक की बात करूं, द स्टेट ऑफ कंट्री और अ रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन गुड एंड सर्व एट द फ्लो ऑफ मनी, हमें देखने को मिलेगा किसमें, इकोनॉमी में। ओके, क्लियर है गाइस, बहुत अच्छे। आगे अगर हम बात करें, since resources have competing using individual enterprises, and government must decide how to best allocate them, as the decision affect the well-being of people and society as a whole. The discipline of economics deal with how choices are made by the optimizing the use of limited resource to satisfy the need and want। हमें देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक्स एंटिटीज के थ्रू हमें समझ में आएगा, वन हु पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंटिटीज। यानी कि इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होते हैं, जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट में पार्ट लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंटिटीज। एग्जांपल हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट। जो प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, हम आम लोग, ये हम सब क्या हैं, इकोनॉमिक एंटिटीज हैं। ओके,
इट एक्सप्लेन हाउ द डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज समझ में आ गया होगा, जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंटरेक्ट इन द इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल हाउ पीपल वर्क एंड अर्न वेजेस एंड हाउ हेल्थ एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड. यानी कि हमें देखने को मिलेगा फॉर एग्जाम्पल हाउ पीपल वर्क, लोग कैसे काम करते हैं, लोग कैसे रिसोर्सेज, सामान, इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं अपने लिए. साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा हाउ वेल्थ एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड. हमें देखने को मिलेगा कि रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड हमें देखने मिलता है. ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के सारे रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर सेक्शन या किसी पर्टिकुलर जगह पे देखने को मिल जाएंगे. हमें हर रिसोर्स को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं. बस ये फर्क निकल के आता है कि आप कैसे उनको यूटिलाइज करते हो, वो हर जगह अलग अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा. हाउ प्राइस आर डिटरमाइंड इन द मार्केट, की मार्केट जो है, मार्केट में कैसे किसी चीज का प्राइस डिटरमाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल ये जो फोन मैं यूज कर रहा हूं, इस फोन का मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, ये सारी चीजें भी किसमें हमें देखने को मिलती है, इकोनॉमिक्स में. यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स बताती है कि अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है. यानी फॉर एन एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट देख लो कि अगर किसी चीज की डिमांड है, सपोज डिमांड क्या है उसकी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उसकी क्या है, बहुत कम देखने को मिलती है आप लोग को. यानी किसी चीज़ की अगर हाई डिमांड है और सप्लाई कम है, तो हमें देखने को मिलेगा जाहिर सी बात है उस चीज़ की प्राइस होगी. यानी जब लोगों की उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगी. तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है मार्केट की वजह से. हाउ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्राइव इन्वेस्टमेंट एंड हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज ट्रेड इन्फ्लुएंस एंड प्राइस द मार्केट एम्प्लॉयमेंट सो ऑन. हमें देखने को मिलेगा कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से मार्केट प्राइस में इंपैक्ट आता है, कैसे कुछ पॉलिसीज ऐसे बनाई जाती हैं कि कुछ चीज़ों पर ऐसा टैक्स लगाया जाता है. फॉर एग्जांपल जो हमारे टोबैकोज होते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि उनका जो कंजम्पशन वो कम हो लोगों के द्वारा. ओके, अब आगे क्या निकल के आ रहा है, हाउ एवर गुड डिसीजन रिलाई ऑन डेटा. अब जो हमारे गुड डिसीजन होते हैं, जो मार्केट में हम जो अच्छे डिसीजन लेते हैं, जो हम अपनी इकोनॉमी में जो अच्छे डिसीजन लेते हैं, वो सारे डिसीजन किसकी मदद से पॉसिबल हो पाते हैं, एक अच्छे डेटा की मदद से. अब डेटा क्या होता है, डेटा तो सिंपल सी चीज़ है, फैक्ट्स, एनालिसिस, किसी पर्टिकुलर चीज़ का उसको क्या बोलते हैं हम, डेटा. डेटा यानी कि फैक्ट, स्टैटिस्टिक कलेक्टेड टुगेदर फॉर द रेफरेंस और एनालिसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा. ओके, नॉट अ गैस वर्क. यानी कि डेटा यहाँ पे हमें गैस वर्क काम नहीं करता कि यार चलो यार इस चीज़ का प्राइस बढ़ा लो, इस चीज़ का प्राइस कम कर दो. यहाँ पे प्रॉपर डेटा देखा जाता है, प्रॉपर एनालिसिस देखा जाता है, किसमें, इकोनॉमी में. फॉर एग्जाम्पल फैमिली एलोकेट देयर मनी फॉर एसेंशियल आइटम्स सच एज फूड, मेडिसिन एंड स्कूल सप्लाईज. हमें देखने को मिलेगा जो गरीब घर का जो पैसा है, उस घर के पैसे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करा जाता है कि बच्चों की फीस में पैसा कितना जाएगा. हम देखेंगे कि हमारे घर में जो हमारे फादर फैमिली अर्न करके लाते हैं, हमारे मम्मी पापा जो अर्न करते हैं, उन पैसे को यूज करते हैं कि देखते हैं कि घर के हाउस होल्ड में कितना खर्चा होगा, उस पैसे को अलग रख दो. बच्चों की फीस में कितना पैसा जाएगा, उस पैसे को अलग रख दो. बच्चों के ट्यूशन फीस में कितना पैसा जाएगा, उस पैसे को अलग रख दो. यानी कि हम देखते हैं कि हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपरली एलोकेट करते हैं हर एक चीज को. हम जानेंगे, हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए एसेंशियल आइटम निकल के आता है. हम देखेंगे क्या हमारे लिए एसेंशियल आइटम है जिनको हम प्रायोरिटाइज करेंगे. बाद में अगर पैसा बच जाएगा तो हम नॉन एसेंशियल आइटम में पैसा खर्च करेंगे, लाइक जैसे कि हमारा ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट एंड रेस्टोरेंट एंड मील्स. यानी कि जब हमारा जो पैसा बचेगा, जब पैसा वो जो एसेंशियल आइटम में जो जब पैसा रखा हमने, और जो एसेंशियल आइटम जब हमारे पूरे यूटिलाइज हो गए, तो हम देखा कि हमारे थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है, तो हम नॉन एसेंशियल आइटम की तरफ जाएंगे, है ना, जाहिर सी बात है. तो इसके साथ हमें देखने मिलेगा हाँ, एंड सेविंग. गवर्नमेंट एंड यूज रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन टू प्लान एक्सपेंडिचर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर. हमें देखने मिलेगा गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू किससे जनरेट होता है बच्चा, टैक्स से. जो हम आम जनता सरकार को टैक्स देती है, हम लोग गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स से सरकार पैसा बचाती है ना. टैक्स से पैसा आता है सरकार के पास. उस टैक्स के पैसे को कैसे सरकार यूटिलाइज करती है हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे अच्छे भले के लिए. हमें देखने को मिलेगा कि सरकार कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करे, कौन से वेलफेयर प्रोग्राम लेकर आए. एंटरप्राइज स्टडी द मार्केट एंड ट्रेंड एंड न्यू इनोवेशन टू बेटर सर्व कस्टमर्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट. अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. वो मार्केट को स्टडी करते हैं, वो जो प्रोडक्शन करते हैं मार्केट के बेसिस पे चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, ना कि अपने हिसाब से कुछ ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जांपल मार्केट में किस चीज की डिमांड है, मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स उस चीज को एनालाइज करते हैं, उस चीज में रिस्क लेते हैं, फिर वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं इन्वेस्ट करके. ओके, इकोनॉमिक स्टडी द अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड एसोसिएटेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पोटेंशियल आउटकम टू हेल्प इंडिविजुअल्स. हमें देखने को
मिलेगा। साथ ही साथ हमें इकोनॉमिक्स में सर्वे भी देखने मिलते हैं कि कुछ गवर्नमेंट सर्वेज हमें देखने मिलते हैं। सर्वे क्या होते हैं कि अ सिस्टमैटिक मेथड टू कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। हमें सर्वे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कितने लोग रहते हैं, सरकार ने मान लो सर्वे करवाया और देखा कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, एनालाइज करा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी जनसंख्या यानी कितनी पॉपुलेशन है। उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बनाती है। किस हिसाब से? लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट देखेगी कि हमारे स्टेट में कितना सेक्शन परसेंटेज ऑफ सोसाइटी अमीर है, यानी कितने प्रतिशत लोग रिच हैं और कितने प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। उन सबको एनालाइज करके सरकार क्या करती है, पॉलिसीज को बताती है, पॉलिसीज को बनाती है। ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक्स का पार्ट होती हैं। ओके, अब देखो, तो आपको देखने मिलेगा कि पॉलिसी मेकिंग जैसे निकल के आती है, जैसे गवर्नमेंट्स ऑन टैक्सेशन, वेलफेयर एंड स्पेंडिंग, यानी पॉलिसीज देखने मिलती है। कौन बनाता है? हमारी गवर्नमेंट बनाती है। अब देखो, गवर्नमेंट आपकी कुछ भी हो सकती है, या तो ये आपकी डिक्टेटरशिप होती है या तो आपकी क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी होती है। ये सब चीजें भी अभी हम समझेंगे पॉलिटी में, जब हम सिविक्स का पोर्शन पढ़ेंगे वहां पे जाके मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बिजनेस कंसल्टिंग, हेल्पिंग फर्म प्लान ग्रोथ, इंप्रूव एफिशिएंसीज देखने को मिलेगा। फाइनेंसेस देखने को मिलेंगे। एडवाइजिंग इन्वेस्टर और वेयर टू इन्वेस्ट हमें देखने को मिलेगा। रिसर्च एंड एजुकेशन देखने को मिलेगा। स्टडिंग इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स एंड टीचिंग अदर्स हमें देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स को हम एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, हम इकोनॉमिक ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उस हिसाब से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हुए देखने को मिलेगी आपको क्या, सरकार। बहुत अच्छे। अब बात करते हैं किसके बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। अगर डिस्कस करें किसके बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के, इकोनॉमिक सर्वे अ रिपोर्ट ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके जनरल नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। ठीक है। एंड प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट, यानी कि जो हमारा बजट आता है हर साल, उसके पहले हमारा एक इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करा जाता है पार्लियामेंट में। इट रिव्यू द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। इसके थ्रू हम समझते हैं कि हमारी कंट्री, हमारे देश भारत ने पिछले साल उसने प्रोड्यूस करा था, कैसा उसने काम करा था, वो सब चीजों को यहाँ पे एनालाइज करा जाता है। यानी पिछले साल की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कहाँ पे, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। And various sector of economy such as agriculture, industry and service and other areas like employment and inflammation, education, health, infrastructure, etc. हमें देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स ने कैसा प्रोडक्शन करा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर ने कैसा प्रोडक्शन रखा, एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसा परफॉर्मेंस रहा लास्ट ईयर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का, यानी कि जो हमारा उद्योग वाला जो हिस्सा है, उसने कैसा प्रोडक्शन कराई, कैसा काम करा। साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारा कैसा वर्क कराया लास्ट ईयर। तो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक सर्वे में देखी जाती हैं। इट डिस्कस ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द इकोनॉमी। यहाँ पे हमें फ्यूचर में यानी भविष्य में आने वाले जो दिक्कतें होंगी उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज, यानी क्या क्या चीजें की हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस कराया जाता है। दिस हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। इसके थ्रू हमें समझ में आएगा कि हाउ, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ द गवर्नमेंट में टेक्स इंप्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ द अपकमिंग यूनियन बजट एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंसाइट फॉर द पॉलिसी मेकिंग वाइल मेकिंग द पॉलिसीज। यानी कि इसी की तरह हमें समझ में आएगा कि पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस लेकर आना है, किस तरीके से पॉलिसीज को बनाना है, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके। यानी पॉलिसी अ कोर्स ऑफ प्रिंसिपल एक्शन एडॉप्टेड बाय और प्रपोज बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ठीक है, वेल वेल। तो की क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स में क्या की क्वेश्चंस निकल कर आते हैं हमारी इकोनॉमी में। एंड एनी मिसमैच बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्स गिव राइज देयर की क्वेश्चंस हमें देखने मिलेगा। यानी कि जो हमारा मिसमैच निकल के आता है किसके बीच में, अनलिमिटेड वांट्स, जो हमारी डिजायर्स है, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड देखने मिलेगी, लेकिन जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमारे कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्कैरसिटी का। स्कैरसिटी यानी कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स देखने मिलेंगे हमें। बट हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड।
तो इन लिमिटेड रिसोर्स की वजह से हमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्कैरसिटी का, यानी कि स्कैरसिटी में आपको देखने को मिलेगा कि इंसान चॉइसेस करना स्टार्ट करेगा। चॉइस किस चीज की करेगा? व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें देखने को मिलेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि हम कैसे, यानी कि हम किन लोगों के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए लोगों के लिए, सबसे पहले ये निकल के आएगा। साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम जो लोगों के लिए समझ में आ गया कि लोगों के लिए मान लो कुछ बनाना है एक्स चीज, मान लो लोगों के लिए एक्स चीज बनाना है। अब हम उसको बनाए किससे, यानी कि हम लेबर की मदद से बनाए, हम लेबर की मदद से बनाएं, या हम मशीन्स का ज्यादा यूज करें। ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आती हैं। और हम फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी फॉर होम में हम किसके लिए बनाएं? रिच के लिए बनाएं, यानी रिच के लिए बनाएं, मिडिल क्लास के लिए बनाएं, या फिर पुअर के लिए बनाएं। ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं किसके लिए? इन तीनों टर्म से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हमारी इकोनॉमी में 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 3 की क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस जैसे कि हम क्या कपड़ा बनाए, इलेक्ट्रॉनिक बनाए, स्टोरेज बनाए, खाना बनाए, गुड्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाए या मेडिसिन बनाए, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। और साथ ही साथ फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम टेक्नोलॉजी का मदद लें, हम लेबर की मदद लें, हम कैपिटल, टेक्नोलॉजी लेबर कैपिटल एक ही चीज हो गया, लेकिन लेबर अलग चीज हो गया। टेक्नोलॉजी और सॉरी टेक्नोलॉजी और कैपिटल, यानी कि हम मशीन्स का यूज करें या लेबर का यूज करें, दो चीज निकल के आती है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि हम किन लोगों के लिए बनाएं, एक रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाएं, या किसी एक इंडिविजुअल के लिए बनाएं, किसी फैमिली के लिए बनाएं, या किसी कंज्यूमर के लिए बनाएं। कंज्यूमर तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या लिख देते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। हाउ टू, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom, अब यहाँ पे निकल के आता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब द कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हम क्या बनाएं और किसके लिए बनाएं, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर whom। द फंडामेंटल क्वेश्चन कंसर्न विच गुड एंड सर्विसेज एंड व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस टू मीट द नीड ऑफ इकोनॉमी ओवर द गिवन पीरियड। यानी कि हमें देखने मिलेगा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि सोसाइटी, समाज में हम किस चीज का प्रोडक्शन करें टू मीट द प्रेजेंट नीड ऑफ द फ्यूचर प्रेजेंट नीड ऑफ द सोसाइटी। इसमें हमें देखने को मिलेगा, should farmer produce water intensive crops such as sugar cane or paddy, or drought resistant crops like millets and pulses? क्या किसी किसान को एक वाटर इंटेंसिव, यानी कि ऐसी फसल उगानी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा पानी लगता हो, या किसी ऐसी फसल उगानी चाहिए जिसमें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गया। Producing sugarcane yields high profit and support industries such as sugar and where the production producing millets and pulses save water and improve the soil health and promotes sustainable agriculture। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, दो चीजें दो निकल के आएंगी किसान के मन में, फार्मर के मन में, कि या तो वो शुगर केन का प्रोडक्शन करे, शुगर केन का प्रोडक्शन करके वो काफी प्रॉफिट अर्न कर सकता है, वो शुगर मिल्स को अपना शुगर बेच सकता है, लेकिन बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पानी का काफी हद तक खर्चा होगा, लेकिन पानी वेस्ट होगा। लेकिन अगर वो क्या करे, मान लीजिए वो किसका प्रोडक्शन करे, मिलेट्स और पल्सेस का, मिलेट्स और पल्सेस की प्रोडक्शन की वजह से उसका मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ इसकी वजह से उसकी लैंड की फर्टिलिटी अच्छी होगी, इंप्रूव होगी। तो या तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाएगा या वो शुगर केन की तरफ जाएगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of producing sugarcane is the foregone gain from saved water and improve the soil। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या निकल के आ रही है, अगर वो शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहा है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या निकल के आ रही है, कि पहला तो पानी का बहुत ज्यादा वेस्ट करेगा, साथ ही साथ उसके सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी लूज होगी। यानी कि उसने अपनी शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए उसने किसके, अपनी सॉइल की हेल्थ को सेक्रीफाइस कर दिया, किसने, फार्मर ने। दिस टाइप ऑफ डिसीजन रिफ्लेक्ट द ट्रेड ऑफ बिटवीन शॉर्ट टर्म्स economic gains and long term sustainability by accounting for the opportunity cost of various alternatives। Similarly, trade-off have to be made by the companies and government and consumers। Similar trade-off हमें किसके द्वारा देखने को मिलते हैं, कंपनीज द्वारा बनाए जाते हैं। सेम फैक्ट, सेम चीजें जो यहाँ पे फार्मर ने करी, सेम चीजें आपको गवर्नमेंट, कंपनीज और इंडिविजुअल्स लोग करते हुए देखने को मिलेंगे। नाउ चीजों को अगर देखें, द क्वेश्चन ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस delves into the purpose of goods and services produced and how they are produced and distributed and who were benefited from their production since resources are limited। हमें देखने को मिलेगा कि सेम चीजें जब कैसे कि हम किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, क्या हम गुड्स एंड सर्विस को लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, या फिर वो उसके बेनिफिट के हिसाब से हम जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उसको प्रॉपरली हम यूटिलाइज करें।
नाउ फॉर एग्जाम्पल पीपल हैव डिफरेंट नीड्स, इनकम लेवल, टेस्ट एंड लाइफस्टाइल। हमें देखने को मिलेगा अलग अलग लोगों की एक अलग अलग इनकम होगी, अलग अलग पैसे कमाते हैं। हर कोई क्या सब बराबर पैसे कमाता है? नहीं, सबका पैसा कमाने का तरीका अलग निकल के आता है, उनका इनकम का लेवल अलग होता है, उनका टेस्ट अलग होता है, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है। Producer decide which group of consumer they want to serve. For example, shoes are common product, but different types of shoes are produced for different groups of people depending on their needs and purchasing power. हमें देखने को मिलेगा जो शूज है एक कॉमन प्रोडक्ट है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट ग्रुप्स। हमें देखने को मिलेगा जो एक जूते हैं एक कॉमन प्रोडक्ट के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन जो शूज का प्रोडक्शन है वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग उनका प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो एयर जॉर्डन पहनेगा, लेकिन वहीं कोई अगर मिडिल क्लास है पुअर बंदा है या फिर उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो एक लोकल शूज पहनेगा, बस अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, है ना। School shoes are produced for students. They are usually simple in design and durable for and affordable. अब जैसे कि स्कूल शूज होते हैं, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल स्कूल शूज होते हैं, आप सब स्कूल में जाते हैं, हम सब एक जैसे शूज पहन के आते हैं, हम सब सेम ड्रेस पहन के आते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बना रहे। जैसे कि मान लीजिए अगर स्कूल में ऐसे कॉन्सेप्ट ना हो कि कोई बच्चा ड्रेस में नहीं आएगा, तो जैसे कि कोई एक बंदा है, एक सेक्शन का सोसाइटी कोई बच्चा है जिसके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं है, वो सेम कपड़े को अगर रोज पहन के आएगा, मतलब वो इतने सारे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता कि साल भर वो अलग अलग कपड़े पहने, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको स्कूल में इनसिक्योर फील होगा। सब बच्चों को बराबर फीलिंग हो, सबको एक जैसा फील हो, जिस वजह से हमें देखने को मिलेगा कि हमारे स्कूलों में एक ड्रेस पैटर्न होता है, एक डिसिप्लिन होता है। हमें सेम कैटेगरी के शूज देखने को मिलेंगे जो ड्यूरेबल हो, हर कोई पहन सके। ऑफिस वेयर शूज आर मेड अप ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड हमें देखने को मिलेगा जो ऑफिस वेयर होते हैं वो ऑफिस वर्किंग के लिए होते हैं। दीज शूज फोकस ऑन कंफर्ट, फॉर्मल अपीयरेंस एंड क्वालिटी ऑफ्टन यूजिंग लेदर एंड पॉलिश मटेरियल। हमें देखने को मिलेगा कि जो ऑफिस वेयर होते हैं मेनली उनका मेन कॉन्सेप्ट दिख होता है कि आपके एक स्टैंडर्ड को शो करना है, आपके एक डिसिप्लिन को शो करना है, साथ ही साथ आपके एक फॉर्मल अपीयरेंस को दिखाना। साथ ही साथ जो हमारे होते हैं स्पोर्ट्स शूज की बात करें तो प्रोडक्शन फॉर द एथलीट एंड फिटनेस एंथुसियास्टिक। जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं उनका मेनली आपके एथलीट्स के होते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक होते हैं उन लोग के लिए हमें क्या स्पोर्ट्स शूज देखने को मिलेंगे। कैजुअल शूज, कैजुअल स्लूप शूज एंड स्लीपर्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर डेली यूज बाय द पीपल एंड नीड टू बी कंफर्टेबल एंड लग्जरी। ओके, अब निकल के आता है द डिसीजन फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड ऑल्सो अफेक्ट द मटेरियल यूज। अब हमें निकल के यहाँ क्या आता है कि डिसीजन किसका, किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए, इससे हमें क्या मटेरियल यूज में भी डिफरेंट देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए शूज का प्रोडक्शन करना है, बड़े महंगे शूज है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो मटेरियल यूज होने वाला होगा वो मटेरियल का कॉस्ट अलग होगा, मटेरियल कंफर्टेबल होगा, ऐसा मटेरियल यूज होगा जो ड्यूरेबल हो, लग्जरी को शो करता हो, लग्जरी डिजाइन को इंप्लीमेंट करता हो, वो मटेरियल यूज होगा। वहीं अगर हम एक सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इतना रिच नहीं है, बस उनको एक शूज मिलना चाहिए, तो हम उसमें जाहिर सी बात है चीप मटेरियल का यूज करेंगे। तो फॉर इंटेंस leather shoes are generally targeted the office goers and high income customers, where the rubbers and synthetic shoes are aimed for sports player and factory workers and people who need affordable and durable footwear. प्रोड्यूसर एनालाइज व्हाट कंज्यूमर लाइक, यानी प्रोड्यूसर को समझ में आएगा कि कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, एंड हाउ मच मनी दे हैव, यानी उन्हें समझ में आया कि हाउ मच मनी दे हैव एंड हाउ मच डिमांड देयर इज बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू मेक, यानी कि बिफोर मेकिंग एनी पर्टिकुलर शूज उनके मन में वो मार्केट को देखेंगे कि किस तरह के शूज की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल एक समय था कि क्रॉक्स जो होती है ना, क्रॉक्स पहनने का एक ट्रेंड चला था। तो जो क्रॉक्स हुआ करती थी आपको देखने को मिलेगा कि जब उसका ट्रेंड आया तो सडनली मार्केट में वो अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने तरह की क्रॉक्स बनाई। जैसे सेम आप देखते हो कि टम्बलर उसको क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा अभी। टम्बलर बोलते हैं, एक एक कप की तरह होता है, उसमें वाटर सिप करके पीते हैं। नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उसको शायद टम्बलर बोलते हैं, मतलब एक मग जैसा होता है, उसको होल्ड करते हैं। तो उसका अभी एकदम से ट्रेंड आया था, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनीज ने वो अपने अपने बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड था। क्यों, व्हाट टू प्रोड्यूस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आ गया था, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि मार्केट में ट्रेंड आया लोगों के लिए, तो लोगों ने अलग अलग प्राइस कैटेगरीज पे उसको बनाना शुरू कर दिया था। दिस मेक श्योर दैट लिमिटेड रिसोर्सेज यूज वेल एंड नॉट वेस्टेड, यानी इसे समझ में आएगा कि हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वो वेस्टेज आपको ना देखना मिले किसका, रिसोर्सेज का। ओके, अब यहाँ पे निकल के आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको बनाया कैसे जाए। क्या वो लेबर इंटेंसिव हो, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लेबर इंटेंसिव हो, या वो कैपिटल इंटेंसिव हो।
लेबर और कैपिटल इंटेंसिव दो चीज निकल के आते हैं, दो टर्म निकल कर आते हैं। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में देखो कि या तो लेबर का ज्यादा यूज हो या कैपिटल, कैपिटल यानी कि मशीन्स का। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है बट वहां पे लेबर का यूज हो रहा है, तो वहां पे कुछ फायदा होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, जाहिर सी बात है, जहां पे लेबर इंटेंसिव किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर वहां पे कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है तो कैपिटल इंटेंसिव में उसे कम पैसा लगाना पड़ेगा, उसको लेबर का पैसा बच जाएगा। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि लेबर को एट द एंड चाहिए होता है क्या, रेस्ट, है ना, इंसान को एक टाइम पे रेस्ट चाहिए होता है, कंटिन्यूअसली पूरे दिन काम नहीं कर सकता है। लेकिन कैपिटल जो होगी, जो मशीन्स होंगी, उसको क्या बोलते हैं, पूरे दिन चलाओ, जितना चाहो उतना चलाओ। बट यहाँ पे आपका क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, नहीं। तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस, which method, resources and technology should be used. For example, whether the manufacturing should be automate process or employ more labor for producing goods. To answer this question, producer must select the right mix of factors of production: land, labor, capital and technology. Production can be labor intensive, using more worker and less machinery. कहीं पे हमें प्रोडक्शन का कैटेगरी कैसे निकल के आती है, जहां पे लेबर इंटेंसिव होता है, जो मैंने आपको समझाया, जहां पे लेबर का ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ और कैपिटल इंटेंसिव, या तो कैपिटल इंटेंसिव होगा जहां पे हमें मोर मशीन्स का और टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिलेगा, और जहां पे वर्कर्स का लेस यूज होगा। यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट रिले मोर ऑन लेबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर है, वहां पे वो मोर लेबर इंटेंसिव है एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन वहीं जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री सच एज स्टील एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री, ये मोर हमारी कैपिटल इंटेंसिव है। जैसे कि मशीन इंडस्ट्री हो गई, यानी कि कोई समझ लो आप कहीं कार मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है, तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव होगी, वहां पे मोर कैपिटल यानी मशीन का ज्यादा यूज देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू लेबर। ओके, अब यहां पे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखने मिलेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल यानी कि हमारी मशीन हो गई, और टेक्नोलॉजी यानी कि जो मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई उसकी मदद से। ओके, हाँ, साथ ही साथ निकल के आता है, हाउ आर द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चॉइस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। हमें देखने को मिलेगा कि जो चॉइस ऑफ प्रोडक्शन निकल के आता है और टेक्निक एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन द कैपिटल, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, the availability of various factor production and their relative cost, and the law as well regulate the countries determine the decision of enterprises. फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा, दिस इज अ की क्वेश्चन, गारमेंट मैन्युफैक्चर यानी कि जो हमारे अंडरवेयर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर मस्ट चूज बिटवीन लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव मेथड। अब गारमेंट मैन्युफैक्चर होगा, उसके दिमाग में ये दो क्वेश्चन निकल के आएंगे, जैसे एग्जांपल फॉर मान लो आपके फैमिली में किसी का बिजनेस है, आपके फैमिली बिजनेस में आपको समझ में आएगा या तो हम मशीन इंटेंसिव करेंगे या लेबर इंटेंसिव करेंगे। तो हमें देखने को मिलेगा कि इफ मशीन्स आर एक्सपेंसिव, द फर्म विल रिलाई ऑन मोर लेबर। जाहिर सी बात है, अगर आपको देखने को मिलेगा कि मशीन ज्यादा एक्सपेंसिव आ रही हैं एज कंपेयर टू लेबर, तो जो कंपनी होगी वो जाहिर सी बात है किसके ऊपर रिलाई करेगी, किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, लेबर के ऊपर। बट इफ द मशीन बिकम अफोर्डेबल, इट मे शिफ्ट टू ऑटोमेशन। हमें देखने को मिलेगा अगर क्या बोलते हैं सेम कंपनी में, हमें देखने को मिलेगा कि जो मशीन्स आ रही हैं वो सस्ती हो गई, तो जाहिर सी बात है ना, कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। The choice also depend on the level of technology available, in advanced technology encourages machine use, while the limited technology leads to manual production। हमें देखने को मिलेगा अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना, जैसे कि कोई अलग देश जैसे कि यूएसए, यहाँ पे हमें एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मशीन इंटेंसिव यानी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन निकल कर आएगा। लेकिन वहीं जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नेशन है लाइक बांग्लादेश, जो आपका इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लेबर इंटेंसिव। कैसे लेबर इंटेंसिव वहां पे आपको देखने को मिलता है। ओके, तो कंपेयरिंग प्रोडक्शन मेथड हमें देखने को मिलेगा कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन निकल के आएगा या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड होगा। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे लेबर सस्ती है वहां पे हमें लेबर इंटेंसिव देखने को मिलेगा, जहां पे हमारी कैपिटल्स यानी मशीन्स वगैरह सस्ती है, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से, तो वहां पे हमें कैपिटल इंटेंसिव देखने को मिलेगा।
अब निकल के क्या आता है इन इकोनॉमिक सिस्टम हाउ चॉइसेस आर मेड, हमें देखने मिला है इन इकोनॉमी द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन हाउ रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज और ऑर्गेनाइज, who control the decision making and regarding them, the system that define the mechanism for the production, consume the distribution of goods and services. Resource is also known as economic system of the country. There are three kind of economic system explained in the following way. अब देखो economic system यानी कि जो हमारे तीन कॉन्सेप्ट है, how to produce, what to produce and for whom to produce. अब ये तीनों को कोई कंट्रोल करने वाला निकल के आता है जो होता है हमारे क्या इकोनॉमी में। अब इकोनॉमी में हमारी तीन कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमीज होती हैं। एक होती है हमारी क्या मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं यहाँ बात करूँ आप लोगों से इकोनॉमी के बारे में, तो हमारी इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा कि एक तो हमारी इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी और पब्लिक इकोनॉमी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हमारी पब्लिक इकोनॉमी, कैपिटल, मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी में आपको ज्यादातर किसका इन्वॉल्वमेंट निकलने को मिलेगा, गवर्नमेंट का। किसका, गवर्नमेंट का। यहाँ पे मेनली चीजें जो होंगी, जितनी भी रिसोर्सेज होंगी, वो सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। यहाँ पे लाइसेंस सिस्टम ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं कैपिटल इकोनॉमी आपकी कौन सी होती है, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप निकल कर आती है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस होता है, जहाँ पे मार्केट डिमांड, जहाँ पर मार्केट डिटरमाइन करता है कि किस चीज का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन करेगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे हमारी प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे हमारा प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिलके यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट साथ में देखने को मिलेगा, किसका, मिक्स्ड इकोनॉमी का। ज्यादातर जहाँ पे आप ही क्या बोलते एडवांस हाई ग्रोथ इकोनॉमी है, वो अपना मिक्स्ड इकोनॉमिक फोरम को यूज करती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। किसके बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, प्लान्ड इकोनॉमी। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सच एज इज प्लानिंग कमीशन मेक ऑल मेजर इकोनॉमिक डिसीजन इन द मार्केट दैट इज व्हाट एंड हाउ मच विल बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे विल प्रोड्यूस एंड हु विल गेट टू यूज देम एंड व्हाट प्राइस। यानी कि यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे हमें गवर्नमेंट ओनरशिप देखने मिलेगी, जहां पे हमें क्या, गवर्नमेंट ओनरशिप देखने मिली। थोड़ी देर पहले समझाया ना मैंने आपको, गवर्नमेंट ओनरशिप देखने मिली, जहां पे गवर्नमेंट का फुल डोमिनेंस निकल कर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी। सारी प्लान्ड इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सिस्टम विच इज एलोकेट ऑल ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे मेन इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, सरकार का। यहाँ पे किसी भी गुड का क्या प्रोडक्शन होगा, किस गुड का क्या प्राइस होगा, वो सब चीजें कौन डिटरमाइन करता है, हमारी सरकार। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है, नॉर्थ कोरिया। इसका बेस्ट एग्जांपल हम क्या लेते हैं, नॉर्थ कोरिया, जहां पे कंप्लीटली आपका किसका डोमिनेंस होता है, किम जोंग का, छोटा सा बाबू हमारा। तो गवर्नमेंट हैज ओनरशिप इन मोस्ट रिसोर्सेज सेक्टर लाइक लैंड, फैक्ट्रीज एंड बैंक एंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि हमें देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा ओनरशिप है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इतना ओनरशिप नहीं है। यानी कि यहाँ पे बड़ा कौन भैया, सरकार। सरकार यहाँ ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का इतना ज्यादा डोमिनेंस निकल के नहीं आएगा जितना यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा विथ लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलेगी। एंटरप्राइजेज यूजुअली फॉलो द सेंट्रल अथॉरिटी टारगेट देन मार्केट डिमांड। यहाँ पे देखने को मिलेगा जो सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी कि जो एंटरप्राइजेज हैं वो आपको सेंट्रल अथॉरिटी को फॉलो करेंगे। जो हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी को फॉलो करेंगे, ना कि मार्केट डिमांड पे। यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी जिस चीज का प्रोडक्शन चाहेगी उस चीज का प्रोडक्शन होगा, ना कि मार्केट डिमांड बताएगा कि किस चीज का प्रोडक्शन होगा। उसी वजह से यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस निकल कर आते हैं। लिमिटेशंस जैसे कि लोगों की जो क्या डिमांड है उस चीज के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सरकार प्रोडक्शन कर रही है अपने मन से। तो यानी कि सरकार का मेन यहाँ पे वर्चस्व, यानी कि सरकार का मेन डोमिनेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। ओके, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा हाउ वुड द प्रिवेंट द लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस टू ऑपरेट इन द मार्केट, थस द रिस्ट्रिक्ट द कंपटीशन अमंग द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आपको जो प्राइवेट ओनरशिप के बीच में जो कंपटीशन है एकदम कंप्लीटली खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं बचता। कंपटीशन कैसे होगा जब मेन सारी चीजें, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर एक चीज सरकारी है, तो कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपटीशन बचेगा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं होगा। साथ ही साथ इस वजह से यहाँ पे आपको चीजों का जो डेवलपमेंट होगा काफी स्लो देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जब कोई कंपटीशन नहीं है, जब ऐसे कोई रेस नहीं है कि कौन बेस्ट बनेगा, यहाँ पे बेस्ट एक ही है,
तो जिस वजह से यहाँ पे एक वो स्लो हो जाती है चीज़ों की ग्रोथ यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमी। एज अ रिजल्ट देयर इज अ लिटिल मोटिवेशन अमंग द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि यहाँ पे लोगों के पीछे बहुत कम मोटिवेशन होता है कि यार मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को बड़ा बनना है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इनोवेशन, यहाँ पे आपको बहुत कम इनोवेशंस देखने को मिलेंगे, बहुत कम क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सम एग्जांपल ऑफ प्लान इकोनॉमिक आर द फॉर्मर सोवियत यूनियन, इसका कुछ एग्जांपल जैसे कि फॉर्मर सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, इसके कुछ एग्जांपल हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, मार्केट इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी के बारे में। अब मार्केट इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मेनली चीजें आपका किसकी प्राइवेट ओनरशिप निकल कर आती है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज की ओनरशिप निकल कर आती चीजों में, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का होता है बोलबाला। यहाँ पे मार्केट डिमांड किसकी वजह से, मार्केट डिसाइड करता है कि किस चीज का प्रोडक्शन होगा। मार्केट में जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज के हिसाब से लोगों का यहाँ पे प्रोडक्शन कराया जाता है। यहाँ पे मेन क्या, इनका मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, इनका मेन मोटिव निकल कर आता है। ओके, तो मार्केट इकोनॉमी की बात करूं, एंड इकोनॉमिक system in which all allocated of resources and the prices of goods and services are determined by the primarily by market force. The role of the government is to provide public goods and physical infrastructure. यहाँ पे मेन सरकार का यही रोल रह जाता है कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करे। बाकी चीजें यहाँ पे कौन मैनेज करता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा in a market economy the question what to produce, how to produce and how much to produce are addressed mainly by फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमें देखने को मिलेगा जो डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्स होती है, जिस चीज की डिमांड है और जिस चीज की सप्लाई कम है, उसी वजह से आपको मार्केट में प्राइस का फ्लक्चुएशंस देखने को यहाँ पे मिलेंगे। विद अ लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी सरकार का इंटरवेंशन बहुत कम होगा। ऑफ्टन गवर्नमेंट एक्ट लाइक रेफरी इन अ फुटबॉल मैच, यानी कि आप समझ लो कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक्ट करेगी प्राइवेट ओनरशिप को ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट ओनरशिप कुछ बहुत गलत करने जा रही है, तो सरकार उसको कॉलर पकड़ेगी, एक कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, क्या गलत कर रहा है ना। तो कॉलर पकड़े बोलेगी वापस आओ, वापस आओ, यहीं रहो, यहीं ऐसे इतना गलत नहीं करना है लोगों के साथ। तो एक फुटबॉल मैच की रेफरी की तरह करेगी। It ensure the safety and law and order and it does not control price and production, यानी कि बस एक सेफ्टी को मेजर करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, बट जो प्रोडक्शन का जो प्राइस है, जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन के प्राइस को डिटरमाइन कर रही थी गवर्नमेंट, यहाँ पे जो प्रोडक्शन का प्राइस है, किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आईफोन है, उस आईफोन के प्राइस को गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आईफोन का प्राइस क्या होगा, लेकिन जो हमारा जो क्या बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। The ownership of factories like shoes, land, and other resources largely rests with individuals and private companies. Many producers offer similar products which encourage better quality. हमें देखने को मिलेगा many producer offer similar product which offer better quality at lower price and innovation in production of goods and services. यहाँ पे हमें innovations देखने को मिलते हैं because of लोगों के बीच में एक रेस होती है। प्राइवेट ओनरशिप में हमेशा एक रेस रहती है कि हम बेस्ट हैं, हम, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। अब जब इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है तो अपने आप को बेस्ट शो करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल इंक्लूड्स लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, हांगकांग। हाउ द गवर्नमेंट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इवन इन दिस इकोनॉमी। हमें देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल निकल कर आता है इन इकोनॉमी के बीच में। सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का एक रोल देखने को मिलेगा एज अ रेफरी, गाइडेंस के तौर पे कि आप कुछ गलत ना कर दो उस इकोनॉमी में। ओके, अब बात यहाँ पे किसकी निकल के आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी की। चलो डिस्कस करते हैं अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूं, अब मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ मार्केट एंड अ प्लान इकोनॉमी। इन दिस सिस्टम प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इकोनॉमिक चॉइसेस एंड डिसीजन। अब ये हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जो भैया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, इसमें हमारी प्राइवेट गवर्नमेंट, यानी कि हमारे प्राइवेट सेक्टर, साथ ही साथ हमारा पब्लिक सेक्टर, दोनों मिलकर काम करता है। यानी कि हमारी सरकार और साथ ही साथ प्राइवेट ओनरशिप इंडिविजुअल्स भी इसमें मिलकर काम करते हैं टू द फॉर द गवर्नमेंट। वी ऑल्सो फाइंड द लार्ज पब्लिक सेक्टर कंपनीज दैट प्ले very important role in the market. In reality the most economy have features of mixed economic system. ज्यादातर इकोनॉमिक सिस्टम्स में हमें मिक्स्ड इकोनॉमी देखने मिलेगी that allow the extensive of private ownership with some degree of government regulations. A few examples of mixed economy include the India post 1991.
बिफोर इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आपको इंडिया के बारे में एक चीज समझाऊं, बिफोर 1991 हम लोग क्या थे, एक प्लान्ड इकोनॉमी की तरह काम करते थे, जहां पे गवर्नमेंट का मेन पावर होती थी, जहां पे गवर्नमेंट के पास पावर देखने को मिलती है, जहां पे हम लोग ऐसा प्लान्ड इकोनॉमी पहले काम करते थे, जहां पे गवर्नमेंट के पास मेन पावर है। लेकिन आफ्टर 1991 ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने प्लान्ड इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ गए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे अभी। China post 1978, Germany and Sweden, even the market economic like the United States of America and Singapore had significantly government involved in the market. यानी कि in the mixed economy, the market system of resources allocation in which government and private sector coexist and compete with each other. हमें देखने मिलेगा कि जो गवर्नमेंट ओनरशिप है, साथ ही साथ जो प्राइवेट ओनरशिप है, वो एक दूसरे से साथ में compete करेंगे। साथ ही साथ द प्राइवेट प्लेयर्स रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट ऑलमोस्ट बाय ऑल। हमें देखने मिलेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ मिलकर काम करता है। ओके, यहाँ पे मिलके काम करेंगे, मिलके जो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये लोग साथ में रहते हैं। कौन? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना था मेरे को कि 1991 में हमारे पूरे देश में एक ग्लोबल क्राइसिस आता है। पहले हम लोग प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम यूज करते थे, लाइसेंस राज रहता था, मतलब पूरा लाइसेंस सिस्टम देखने मिलेगा लोगों को। मतलब अगर अपनी फैक्ट्रीज, प्राइवेट ओनरशिप को अपनी फैक्ट्रीज में स्टैब्लिश करनी तो उनको प्रॉपर लाइसेंसिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से काफी करप्शन वगैरह ये सब भी होता था। तो साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि जब लाइसेंस का इतना ज्यादा हुआ है तो यहाँ पे मेनली पब्लिक सेक्टर का मेन डोमिनेंस बहुत ज्यादा था हमारी गवर्नमेंट का। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1991 में ग्लोबल क्राइसिस आते हैं, जिस वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है उससे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्राइसिस आ रहे हैं, जिस वजह से वो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, अप्रोक्स $7 बिलियन का शायद, आई थिंक। तो उस लोन को लेते वक्त उसके सामने शर्तें रखी जाती हैं, जैसे कि आप अपनी जो इकोनॉमी है उसको आप पब्लिक से, मतलब पब्लिक से प्राइवेटाइज करोगे, यानी कि अपनी कंपनी को आप ओपन अप करोगे, अपने ग्लोबलाइज करोगे अपने देश को। तो यहाँ से हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारा प्राइवेट ओनरशिप भी निकल के आता है, लाइसेंस राज हटता है, और गवर्नमेंट ओनरशिप दोनों मिलके काम करते हैं। किसमें? प्राइवेट ओनरशिप, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों देखने को मिलती हैं, जो चीजें आपके इंडिया में 1991 के बाद से देखने को मिलती हैं। सेम चीजें आपके इस पैराग्राफ में डिस्कस हुई है, और इसी के साथ हमने पूरा इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इसी के साथ आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश करते हैं, एंड जो चीज़ें जितनी हो सकती थी, जो मैं एक्सप्लेन कर सकता था, जितनी भी नॉलेज मेरे पास थी, जो मैं आपको डिलीवर कर सकता था, इस चैप्टर के लिए हमने पूरा आपको खत्म कर दिया एकदम। इसी के साथ आज की क्लास में इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड एंजॉय योर जर्नी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी छोटा सा डाउट हो या कुछ भी ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय।